तो गली गली खतरा है, गली गली मौत की इमारतें हैं और ऐसी ही एक इमारत मुंबई की आज जमींदोज हो गई। 16 लोगों की जान चली गई, कई अस्पताल में हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। करीब 1 महीने में मुंबई दूसरी बार ऐसे हादसे का शिकार हुआ है। पर सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी वजह है कि लोग मौत की इन इमारतों को छोड़ने को तैयार नहीं। अफरा तफरी, चीख पुकार, धराशायी हो चुकी बिल्डिंग का मलबा और उसमें कराह की जिंदगी। पहले बारिश ने बंधक बनाया और अब मौत की एक बिल्डिंग लोगों की जिंदगी ली गई। दक्षिणी मुंबई का भिंडी बाजार इलाका गुरुवार की सुबह 8:24 पर ये 117 साल पुरानी आशीरवाला बिल्डिंग धराशायी हो गई। देखते ही देखते आसमान छूती बिल्डिंग मलबे के ढेर में बदल गई। बताया जाता है कि इसमें 13 परिवार रहते थे, जिनका आशियाना अचानक ही उजड़ गया। बरसों का बसा बसाया घरौंदा रेत का ढेर बनकर रह गया और कई तो ऐसे भी हैं जो अब कभी लौट कर नहीं आ सकेंगे। इस एक ही फैमिली के 4 लोग थे, जिसमें एक का नाम है जाफर भाई, लड़के का नाम है जमा। तो जब हमने पौना घंटे पहले निकाला तो वो बॉडी जो है ना 2 की निकली हुई थी। बहन और भाई दोनों गुजर चुके थे, उसके बाद में उनकी माँ की निकली। अभी तकरीबन अबाउट 40 मिनट पहले उनके पिताजी का, उनके डैडी का फ़ोन आया कि मैं अभी जिंदा हूँ। सुना वो कहाँ पे है? ये अंदर ही बिल्डिंग में अंदर है और बाकी बॉडी जो है ना जे भेज दी गई हैं, जो भी है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर हलवाइयों का चूल्हा जल रहा था और मलबे से उठता धुआं उसी चूल्हे का बताया जा रहा है। धुआं ही धुआं दिखा। हम लोग भागे, क्या हुआ, मसला क्या है। आगे जाके यहाँ पर देखे तो पूरी बिल्डिंग ऐसे बैठ गई थी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉपरेट जे पुलिस वाले ने करे, एम्बुलेंस ने करे और यहाँ के लोग ने बहुत कॉपरेट करे। पूरी ऐसे पूरी बैठ के 5 फ्लोर की कांच वाला बिल्डिंग। हम लोग बस सो ही रहे थे कि 8:30 बजे एकदम धमाका हुआ तो हम लोग ने बाहर निकला तो बहुत धुआं निकल रहा। हम लोग ने पहले खिड़की बंद कर दी 2 मिनट के लिए, फिर खिड़की खोल के देखे तो पूरी बिल्डिंग मैस हो गई थी। पहले माले पे प्ले ग्रुप था, वो 9:30 बजे स्टार्ट होता है। सुबह हम लोग 8:30 बजे बिल्डिंग वो होता है। आशीरवाला नाम की इस बिल्डिंग को बीएमसी ने काफ़ी पहले ही खतरनाक घोषित कर दिया था। बिल्डिंग के 2 हिस्से थे, इसमें एक 3 मंजिला था और दूसरा 5 मंजिल का। खतरनाक घोषित किए जाने के बाद बिल्डिंग का ज़्यादातर हिस्सा खाली करा लिया गया था, लेकिन एक हिस्से में अब भी कुछ लोग रह रहे थे। दरअसल मुंबई की भिंडी बाजार में यह हादसा हुआ है। अगर इस गली की बात करें, इस गली के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो दरअसल ये वही गली है जहां पर पहले अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम रहा करता था। और ये जो गली है, ये इलाका जो है दरअसल दाऊद इब्राहिम का गढ़ माना जाता है। मुंबई की खतरनाक इमारतों में शुमार ये बिल्डिंग पहली नहीं। बताया जाता है कि बीएमसी ने पूरी मुंबई में 625 इमारतों को खतरनाक घोषित कर उन्हें खाली करने का नोटिस दिया हुआ है। कुछ बिल्डिंग खाली कर भी दी गई, लेकिन ज़्यादातर में अब भी लोग रह रहे हैं। ये एक इमारत का सवाल नहीं है। एक इमारत में दुर्घटना हुई, ऐसी बहुत सारी इमारतें हैं जो जर्जर हो चुकी है, पुरानी है, 80 साल 90 साल 100 साल पुरानी है, उसमें लोग रहते हैं। इनके लिए क्या करना चाहिए और उसकी प्रायोरिटी किस तरह से फिक्स करना चाहिए, इसके लिए चर्चा करेंगे और महाराष्ट्र शासन के द्वारा इसके ऊपर जो भी कुछ योजना बनानी चाहिए वो तुरंत लगाने के लिए हम मांग कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा सवाल भी है कि अगर कोई बिल्डिंग रीडेवलपमेंट स्कीम के तहत आ चुकी है तो फिर क्यों उसमें लोग रहते हैं, क्यों ऐसी इमारतें खाली नहीं कराई जाती और कब तक ऐसी इमारतें लोगों की जान लेती रहेंगी। शैलेंद्र सिंह के साथ सुभाष शिर्के, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो इस एक और हादसे के बाद भी सरकार चर्चा करने और योजना बनाने की बात कर रही है। मुंबई में हर साल ऐसे हादसे होते हैं। हर हादसे के बाद बीएमसी से लेकर महांडा तक और सरकार से लेकर विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलता है और ठीक रहा आम आदमी के सिर फोड़कर मामला रफा दफा कर दिया जाता है। आज हम चर्चा करेंगे ऐसे हादसों के पीछे कितनी और किसकी लापरवाही। मुंबई में जब भी कोई इमारत गिरती है तो जिंदगियां तबाह होती है, कई परिवार उजड़ जाते हैं, कभी बच्चे अनाथ हो जाते हैं, कभी बुजुर्ग बेसहारा हो जाते हैं और तब शुरू होती है एक सियासी बहस। सत्ता और प्रशासन से लेकर लोगों पर आरोप लगाए जाते हैं। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। लापरवाही सरकार में,
बीएमसी में बिल्डिंग प्रपोजल में महाडा में जिसको पता है कि बिल्डिंग जर्जर है तो खाली क्यों नहीं किया जाता? न सिर्फ वो बुरी हालत में थी, महाडा का नोटिस दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी वो खाली नहीं होती थी। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई भ्रष्टाचार चल रहा है। सरकार का कहना है कि मुंबई में जिस भिंडी बाजार इलाके में ये इमारत गिरी है, वहां के पूरे इलाके में ऐसी कई इमारतें हैं जिन्हें क्लस्टर रीडेवलपमेंट के लिए भेजा जा चुका है, लेकिन यहां कुछ लोग फिर भी रह रहे थे। सरकारी अधिकारियों और प्रशासन की माने तो 117 साल पुरानी इस इमारत को काफी पहले ही जर्जर घोषित किया जा चुका था और इसमें से ज्यादातर परिवार को रीडेवलपमेंट पॉलिसी के तहत दूसरी जगह शिफ्ट भी किया जा चुका था। दरअसल जर्जर इमारतों में होने वाले हादसे रोकने के लिए सरकार ने 2014 में एक नई पॉलिसी बनाई। इसके तहत जर्जर इमारतों को दोबारा विकसित करने के लिए बीएमसी और महाडा घर को खाली कराती है और उसमें रहने वाले लोगों को दोबारा मकान बनने तक दूसरी जगह रहने की मुफ्त सुविधा देती है और ट्रांजिट सुविधा पसंद आने पर वहीं रहने की छूट भी देती है। सरकार जो एमएलए को फंड देती है वो 3 लाख रुपया एक बिल्डिंग के लिए, वो काफ़ी नहीं होता। ई टेंडरिंग में मामला जाता है, 6-6 महीना साल भर ऐसा रह जाता है। लिहाजा सरकार को कोई ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे कि इनकी सेफ्टी हो, वरना 16,000 बिल्डिंग है और इस तरह की आपघात होने के शंका है। लेकिन सरकार की इस पॉलिसी में तमाम खामियां हैं, जिसकी वजह से लोग अपनी मौत का खतरा उठाते हुए भी अपना आशियाना छोड़ना नहीं चाहते। मसलन ट्रांजिट पॉलिसी में लोगों को दूर दराज के इलाके में घर दिया जाता है। लोगों की शिकायत है कि मौजूदा घर के मुकाबले उन्हें छोटे घर में शिफ्ट किया जाता है। उनका असली मकान कब तक वापस मिलेगा, इसकी तय तारीख नहीं होती। ट्रांजिट रेजिडेंस पर कोई कानूनी हक नहीं होता। बीएमसी वाले ने मुझे नोटिस देके जबरदस्ती खाली करवाए। बोले कि बिल्डिंग कमज़ोर है, आप आ जाओ। लेकिन मुझे माहौल में मेरा 1000 फुट के फ्लैट की जगह पर मुझे 180 फुट दे रहा है। वहाँ मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, मैं रह नहीं पाता था और मैं सिटी में रहने वाला। मेरी माँ का इलाज चल रहा था, मेरे बच्चे लोग स्कूल जा रहे थे, मेरे नौकरी इधर है और बोलते माहौल में जाने का तो जाओ। ऐसे तमाम लोग हैं जो सरकारी पॉलिसी के बावजूद खतरनाक हो चुकी इमारतों के अंदर से हटने को तैयार नहीं होते। हालांकि सरकार इन बहानों से आम लोगों के सिर हादसों का ठिकरा नहीं फोड़ सकती, क्योंकि बीएमसी और महाडा के पास जर्जर इमारतें जबरन खाली कराने का भी अधिकार होता है। शैलेंद्र कुमार के साथ सुभाष शिर्के, न्यूज नेशन, मुंबई। यकीनन राज्य के सिस्टम से जुड़े कई बड़े सवाल, और एक सवाल अब केंद्र सरकार के ऐतिहासिक फैसले से जुड़ा, नोटबंदी से जुड़ा। क्या नोटबंदी एक ऐसा फैसला था जिसे बिना सोचे समझे लिया गया? क्या नोटबंदी के नतीजे पहाड़ खोदकर चूहा निकालने जैसे हैं? आरबीआई की ओर से जारी आंकड़ों के बाद सरकार और विपक्ष में वार पलटवार तेज हो गया है, लेकिन इस सियासी हंगामे के बीच कुछ सुलगते सवाल भी हैं जिनका जवाब फिलहाल मोदी सरकार नहीं दे रही है। एक फैसला जिसने देश को बैंकों के आगे खड़ा कर दिया, कभी नोट निकालने के लिए और कभी नोट जमा कराने के लिए। राजनीति के गलियारे में हंगामा तब भी था और अब भी है। आरबीआई ने जो आंकड़े जारी किए उसके बाद कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है। सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है नोटों की छपाई में हुए खर्च को लेकर। आरबीआई का कहना है कि नए नोटों की छपाई की लागत साल 2017 में 7,965 करोड़ रुपए रही, जो वित्त वर्ष 2016 में 3,421 करोड़ रुपए थी। कहा जा रहा है कि इसका असर सरकार को आरबीआई से मिलने वाले लाभांश पर भी पड़ा है, जो 2016-17 में करीब आधा घटकर 30,659 करोड़ रुपए रह गया। देश की जनता ने इस इतने बड़े आर्थिक सुधार, इतने बड़े बेईमानों और भ्रष्टाचारियों पर नाकेबंदी के इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस कदम को सराहा भी और प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े भी रहे। हाँ, ये बात सही है कि वो उन लोगों में हताशा और निराशा जरूर थी जिन्हें लगता था कि बेईमानी उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। वित्त मंत्री से कोई तर्क की अपेक्षा करना गलत बात होगी। वित्त मंत्री को प्रधानमंत्री के गलत फैसले का समर्थन करना मजबूरी है उनकी। वित्त मंत्री समझते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को एक भारी चोट पहुंची है। देश में कारोबार टूटा है, रोजगार टूटा है और जो गरीब लोग हैं, चाहे किसान हैं, खेत मजदूर हैं, कारखानों में काम करने वाले मजदूर हैं, निर्माण में काम करने वाले, उनकी नौकरियां खत्म हुई। उनकी जो रोजाना इनकम पे, डेली इनकम पे काम करते हैं, वो उनकी आमदनी खत्म हुई। एक बड़ा नुकसान भारत को उठाना पड़ा है। जाहिर है विपक्ष और सरकार के बीच जुबानी घमासान तेज है। विपक्ष के पास सवाल कई हैं,
मसलन क्या नोटबंदी वाकई आतंकवाद और पत्थरबाजी पर लगाम लगाने में कामयाब हुई है? अगर 99% रकम बैंकों में लौटाई तो फिर काले धन और नकली नोट पर लगाम कैसे लगी? और इससे भी बड़ी बात कि अगर सरकार का मकसद कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देना था तो इसके लिए नोट बंद करने की जरूरत क्या थी? क्योंकि कुछ रियायतें देकर भी सरकार लोगों को कैशलेस इकोनॉमी के लिए प्रेरित कर सकती थी। सवाल कई है जिस पर घमासान है और आरबीआई के आंकड़े यकीनी तौर पर सरकार की उम्मीदों को एक बड़ा झटका है। आरबीआई की रिपोर्ट के आधार पर देखा जाए तो वो सरकार के लिए तो आश्वस्त हो सकती है, लेकिन विपक्ष इसको लेकर के हमलावर है। विपक्ष का साफ तौर पे मानना है कि लोगों की जानें गई हैं नोटबंदी के दौरान। इसकी क्या जिम्मेदारी मोदी सरकार लेगी? जर्नलिस्ट नवीन चौहान के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। यकीनन नोटबंदी से जुड़े कई बड़े सवालों के जवाब अभी भी खोजने होंगे और अब आपको दिखाते हैं लखनऊ में एक बेरहम टीचर की करतूत। आरोप है कि टीचर ने तीसरी क्लास के एक छात्र की पिटाई तब तक की जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गया। पेरेंट्स की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी टीचर को खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल ने उस टीचर को सस्पेंड कर दिया है। 1, 2, 3, 4 गिनते जाइए एक मासूम पर दरादन बरसते इन थप्पड़ों को। करीब 1 मिनट में 24 थप्पड़, कभी कॉलर पकड़कर खींचा, कभी बुरी तरह झकझोर कर रख दिया। कौन कहेगा ये टीचर है जिनका काम तालीम की रोशनी बांटना है। बेरहमी की ये तस्वीरें लखनऊ के एक प्राइवेट स्कूल से आई हैं। बताया जा रहा है कि टीचर छात्रों को रोल नंबर पुकार कर बुला रही थी, लेकिन ये मासूम टीचर की आवाज़ सुन नहीं पाया तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और फिर मासूम की पिटाई शुरू कर दी गई। आरोपी टीचर तीसरी क्लास के इस छात्र को तब तक पीटती रही जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गया और फिर बेहोश छात्र को क्लासरूम में ही छोड़कर वो बाहर निकल गई। लेकिन जब अपने लाडले के बारे में घर वालों को जानकारी मिली तो उन्होंने शिकायत की और फिर स्कूल प्रबंधन भी आरोपी टीचर पर सख्त हो गया। ड्राइंग करता है तो वो अपने ड्राइंग में खो जाता है, वो ड्राइंग से बहुत प्यार करता है, तो इसी वजह से वो सुन नहीं पाया, जिसकी वजह से उसकी इस तरह से पिटाई की गई कि आप लोगों के सामने है। बस हम यही चाहते हैं कि वो लेडीज़ किसी स्कूल में विद्यालय में ना पढ़ाए, वो बच्चों को पढ़ाने के काबिल नहीं है। हमारे मैनेजमेंट के हिसाब से जो नियम के मुताबिक सबसे पहला कदम सस्पेंशन होता है और उसको सस्पेंड कर दिया। अब सेकंड स्टेप ये है कि मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग में तय किया जाएगा कि अगला कदम क्या होना चाहिए। तो मैनेजमेंट कमेटी को भी फुटेज दिखाई जाएगी तो वो उनका डिसीजन फाइनल होगा। क्लासरूम को टॉर्चर रूम बनाने वाली आरोपी टीचर के खिलाफ पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया है और अब तफ्तीश जारी है। 30 अगस्त को उनका बेटा अपने स्कूल गया था तो 7th पीरियड में उसकी टीचर अटेंडेंस ले रही थी, वो उस अटेंडेंस का जवाब नहीं दिया तो उसको उन्होंने पिटाई कर दी। क्लास में कैमरा लगा हुआ था जिसमें वो घटना रिकॉर्ड हो गई। तो इसके संबंध में उन्होंने अभी एक तहरीर दी है जिसमें मैं अपना उसके ऊपर एक NCR दर्ज करा रहा हूँ और ये सूचना मैं स्कूल के प्रिंसिपल को भी भेज रहा हूँ ताकि भविष्य में ऐसी घटना किसी बच्चे के साथ न हो सके। पुलिस तफ्तीश में जुटी है और नतीजा भी जल्द सामने आने की उम्मीद है क्योंकि टीचर की करतूत CCTV कैमरे में कैद हो गई है। निखिल शर्मा, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। और अब बात बिहार की। बिहार के चर्चित आदित्य सचदेवा हत्याकांड में रॉकी यादव समेत 4 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। 16 महीने पहले रोडरेज में 12वीं के छात्र आदित्य की हत्या कर दी गई थी। आदित्य सचदेवा हत्याकांड में फैसला, मुख्य आरोपी रॉकी यादव समेत 4 आरोपी दोषी। 16 महीने में मिला बड़ा इंसाफ। बिहार के गया रोडरेज मामले में आदित्य सचदेवा के परिवार की कानूनी जंग अपने अंजाम तक पहुंच गई है। इस मामले में रॉकी यादव, टेनी यादव, राजेश कुमार और रॉकी यादव के पिता बिंदी यादव को दोषी करार दिया गया है। मुख्य आरोपी रॉकी JDU के पूर्व MLC मनोरमा देवी का बेटा है। पिछले साल 7 मई को रॉकी यादव ने ओवरटेक करने को लेकर आदित्य सचदेवा को गोली मार दी थी। 12वीं का छात्र आदित्य सचदेवा दोस्तों के साथ बोध गया से स्विफ्ट कार से लौट रहा था। तो 2/34 और 27 आर्म्स एक्ट में दोषी पाया गया है। बिंदी यादव को 212 और 177 IPC में दोषी पाया गया है। सजा के बिंदु पर 6 तारीख को सुनवाई होगी।
मामला जेडीयू की पूर्व एमएलसी से जुड़ा था, लेकिन पार्टी ने इस मामले में पीड़ित परिवार का साथ दिया। कोर्ट के फैसले को जेडीयू ने सही कदम करार दिया। देखिए, ये नीतीश कुमार जी की कार्यशैली को जो लोग जानते हैं उनको पता है कि वो कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग या भ्रष्टाचार के सवाल पर, चाहे हमारे दल के नेता हों या एक सामान्य व्यक्ति, नीतीश कुमार जी कभी भी उसके साथ उन्होंने पक्षपात करने की बात नहीं की है। आदित्य के परिवार को अब 6 सितंबर का इंतजार है। उनकी अदालत से अपील है कि सत्ता के नशे में चूर रॉकी यादव को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। चाहे पैसे की ताकत हो या रसूख की हनक, कानून के आगे किसी का जोर नहीं चलता। गया रोड रेज मामले में आए फैसले ने एक बार फिर इस बात को साबित किया है और कानून पर आदित्य सचदेवा के परिवार के साथ साथ देश के तमाम लोगों का विश्वास और गहरा हुआ है। इंतजार अब सजा के ऐलान का होगा। विजय स्वतंत्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। लेकिन इस बीच बिहार की ही एक और तस्वीर देखिए। बिहार में सरकार ने चूहों के सामने सरेंडर कर दिया है। बिहार में चूहे इतने शक्तिशाली हैं कि थानेदार के नाक के नीचे से शराब पी जाते हैं। और अब बिहार में बाढ़ की वजह भी चूहे बन गए हैं। मंत्रियों का कहना है कि चूहे और मच्छरों से नहीं लड़ा जा सकता। क्या बिहार की बाढ़ की वजह है चूहे? क्या चूहों ने तटबंधों को किया खोखला? बिहार के कई इलाके पिछले 1 महीने से बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं। 19 जिलों में लाखों लोगों के सामने दाल रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। कई गांवों में बेबस लोग दाने दाने को मोहताज हैं। बाढ़ में किसी का घर गिर गया तो किसी के मवेशी बह गए। लेकिन सरकार की अजीब दलील है। बाढ़ की वजह भारी बारिश या नेपाल से आया पानी नहीं है। बाढ़ की वजह सरकार की नाकामी भी नहीं है, बल्कि बिहार के जल संसाधन मंत्री ललन सिंह की माने तो इसकी असली वजह चूहे हैं। वहाँ लोग जो तटबंध के किनारे बसते हैं, वो लोग अनाज तटबंध पर ही मचान बना बना के रखते हैं। उसके कारण चूहा का बिल होता है और चूहा के बिल के कारण पाइपिंग होता है। हम लोगों ने लाख प्रयास किया, लेकिन 2 जगह ब्रीच हुआ। जल संसाधन मंत्री की तर्ज पर ही आपदा प्रबंधन मंत्री की भी अपनी दलीलें हैं। वो ये जोर देकर कहते हैं कि चूहे बांध के तटबंधों को कमजोर कर देते हैं, जिससे पानी का वेग आते ही तटबंध टूट जाते हैं। मंत्री जी ने कहा कि चूहों और मच्छरों का इलाज संभव ही नहीं है। अरे चूहा का उपाय क्या होगा? ये तो चलता ही रहेगा। और उससे जो रिसाव वगैरह जहाँ कहीं भी हुआ, उसको विभाग ने तत्क्षण उसको बंद किया। उसका उपाय तो कुछ नहीं हो सकता। चूहा को आप क्या करिएगा? मच्छर को आप क्या करिएगा? मच्छर मारने वाला धुआं देता है घंटा 2 घंटा में, फिर मच्छर आ जाएगा। ये तो होगा, इसमें तो कोई नहीं कहेगा कि हम सभी चूहा को हम खत्म कर देंगे। वहीं आरजेडी ने चूहों वाली दलील पर चुटकी लेने का मौका नहीं छोड़ा। अरे भाई, अब थाने का शराब भी पी जा रहा है और अनाज भी डकार मार दे रहा है और बांध भी तोड़ दे रहा है। तो भैया, आपसे बड़ा बलवान तो चूहा ना है? तो ये चूहा को गद्दी पर बैठा दीजिए। बांध और तटबंधों की देखरेख के नाम पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। ऐसे में अगर बिहार सरकार की भारी भरकम योजनाओं को चूहे ही कुतर रहे हैं, तो फिर बिहार वासियों के तो भगवान ही मालिक है। अगर आपको कहीं काफ़ी तंदुरुस्त और मजबूत चूहे दिखे तो आप ये समझ लीजिएगा कि वो चूहे बिहार से हैं, क्योंकि सरकार तो यही कह रही है कि बिहार के शराब भी चूहे पी जा रहे हैं, बिहार के अनाज भी चूहे खा जा रहे हैं। और हद तो ये है कि बिहार में जो बाढ़ आई है उसमें एक बड़ी भूमिका जो है वो चूहे की है। तो ये आप मान लें कि बिहार में इस वक्त विपक्ष की भूमिका में कोई राजनीतिक दल नहीं, बल्कि चूहे हैं। विजय स्वतंत्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। तो चूहे को लेकर जो दलील दी जा रही है, क्या वाकई वो तर्क है? आप खुद तय कीजिए। पटना से चलते हैं बेंगलुरु। बेंगलुरु से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ जनता दल सेक्युलर के एक नेता वीके गोपाल को उनके समर्थकों ने फूलों से नहलाया। वीके गोपाल एक कुर्सी में मुकुट पहनकर बैठे थे। इस दौरान उनके समर्थकों ने एक के बाद एक 14 टोकरी फूल उनके ऊपर बरसाए। फूल इतने ज़्यादा थे कि वीके गोपाल को केवल चेहरा नजर आ रहा था। वीके गोपाल पद्मनाभ जनता नगर से जनता दल सेक्युलर के संभावित उम्मीदवार हैं।